नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त करिश्मा। आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम। प्रसार संस्था लखनऊ एवं आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से साझा प्रयास नेटवर्क के तहत महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एवं सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराना है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मैम। तो स्वागत के साथ ही मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे आपका परिचय। नमस्कार करिश्मा, मेरा नाम डॉक्टर कंचन माला गुप्ता। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ कानपुर के द्वयनगर से और यहीं पर ही प्रैक्टिस करती हूँ। सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि सभी महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि भारत में गर्भ समापन यानी कि अबॉर्शन कितना सामान्य है, और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि महिलाएं अनचाहे गर्भ के ठहर जाने से परेशान होती हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? हाँ, ये बात तो है, बहुत अधिक है भारत में, क्योंकि हर महिला या किशोरी को अपने जीवन काल में कभी न कभी अनचाहे गर्भ या अनप्लान प्रेगनेंसी का सामना करना ही पड़ता है, और ऐसे में उन्हें गर्भ समापन या अबॉर्शन की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमारे देश में 1971 में एक गर्भपात संबंधी कानून बनाया गया, जिसमें 2021 तक कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी महिला या किशोरी को गर्भपात संबंधी सेवाओं की जरूरत पड़े तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य इकाइयों से संपर्क करें, ना कि किसी झोले या अनट्रेन्ड पर्सन के पास जाएं। जी, इसी के साथ में मेरा अगला सवाल है कि भारत में गर्भ समापन कानूनन वैध है। थोड़ा इसे भी विस्तार में आप हमारे सभी श्रोताओं को बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे देश में गर्भपात कानूनन वैध है। इस कानून के अनुसार निर्धारित परिस्थितियों में कोई भी महिला या किशोरी लगभग 20 सप्ताह तक के गर्भ का समापन करवा सकती है। अभी जो 2021 में संशोधन हुआ है, उसमें विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए भी इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया, जो कि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। साथ ही यदि गर्भ में पलने वाले भ्रूण को कोई जन्मजात विसंगति होती है तो गर्भावस्था के दौरान कभी भी वो अबॉर्शन करवा सकती है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और इसी के साथ अभी आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ संशोधन हुए हैं, तो आप हमारे बहनों को थोड़ा इसके बारे में भी बता सकते हैं। अभी जैसा बताया मैंने कि 2021 के संशोधनों में बदलाव ये किया गया है कि विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भ समापन की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। साथ ही भ्रूण में अगर कोई जन्मजात विसंगति है तो इस दशा में गर्भावस्था के दौरान कभी भी किसी भी हफ्ते में वो गर्भ समापन करवा सकती है। गर्भ निरोधक के फेल होने की स्थिति में, जैसे कि कॉन्डोम का इस्तेमाल फेल हो गया या कोई गोली मिस हो गई और गर्भ ठहर गया, इन सब दशाओं में वह 20 हफ्ते तक गर्भ समापन करवा सकती है। लेकिन अब ये नियम, पहले तो ये होता था कि विवाहित दंपति ही एक नियम फॉलो कर सकते हैं, परंतु अब ये हो गया कि अगर वयस्क और अविवाहित महिला है तो वो भी गर्भ निरोधक के फेल होने पर 20 सप्ताह तक गर्भ समापन करवा सकती है। प्रशिक्षित सेवा प्रदाता या ट्रेन डॉक्टर का एक नया संवर्ग बनाया गया है, जिससे गोलियों द्वारा गर्भपात की सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपलब्ध हैं। साथ ही प्रशिक्षित जो भी ट्रेन डॉक्टर है वो 20 सप्ताह तक गर्भपात की सेवाएं दे सकता है। गर्भ समापन सेवाओं को गोपनीय रखा जाता है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। जी, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि महिलाओं को अपने प्रजनन स्वास्थ्य या अनचाहे गर्भ ठहर जाने पर उसके बारे में वो बात करने में बहुत ही संकोच करती हैं, शर्माती हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगी मैम? एक तो पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से आज भी हमारे समाज में प्रजनन स्वास्थ्य या गर्भ समापन जैसे विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती है, और महिलाएं हमेशा झिझकती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप अति आवश्यक विषयों पर नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली रहती है चारों तरफ कि ये खा लो, वो ऐसा कर लो, कभी सिरका पी लेंगी, कभी कुछ कर लेंगी। पर मेरा मानना है कि बात करने से ही बात बनेगी। अतः हमें अपने समुदाय अर्थात कम्युनिटी और परिवार में इन विषयों पर बातचीत को सामान्य बनाना होगा। इस विषय में महिलाओं और किशोरों को अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बेझिझक बात करनी होगी। जहाँ जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आशा एनम आती हैं कार्यकर्ती, उनसे अपनी समस्या का जरूर डिस्कशन कर लें। जी,
जैसे आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि क्या संशोधन हुए हैं, जिसमें आपने विशेष श्रेणी का भी जिक्र किया है, तो इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं। हाँ, विशेष श्रेणी की महिलाओं के गर्भ समापन की समय सीमा बढ़ाकर 20 सप्ताह से 24 सप्ताह कर दी गई है। इस श्रेणी में जैसे नाबालिग किशोरियां, माइनर जैसे कि जो कि 18 साल से कम है, यौन हिंसा के उत्तराजीवी जैसे रेप के विक्टिम्स हैं, और ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति में बदलाव हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड की डेथ हो गई, वैधव्य हो गया या तलाक हो गया है, या शारीरिक विकलांगता जो भी कानून 2016 था, इस तरह की दिव्यांग महिलाएं भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा मानसिक रूप से मंदता है, यह सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक आपदा में आने वाली महिलाएं भी विशिष्ट श्रेणी में शामिल होंगी। जी, किसी महिला को अनचाहा गर्भ ठहर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? यदि किसी महिला को अनचाहा गर्भ ठहर जाए और वो नहीं जारी रखना चाहती है, तो तुरंत किसी भी ट्रेंड यानी प्रशिक्षित डॉक्टर से, जो भी उसके आसपास सरकारी स्वास्थ्य इकाई है या कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदित है गर्भ समापन हेतु, वहां जाकर उसको संपर्क करना चाहिए। जी, तो मैम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गोलियों के द्वारा भी गर्भ समापन संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है जी। गोलियां भी एक आसान तरीका, लेकिन उसके लिए 2 माह या 9 सप्ताह के तक का गर्भपात के लिए गोलियां एक सुरक्षित और सरल उपाय है और बहुत ही प्रभावी तरीका है, लेकिन इन्हें केवल प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह और देख रेख में लिया जाना चाहिए। कभी कभी खतरा रहता है कि बहुत अधिक ब्लीडिंग ना हो जाए या कुछ संक्रमण ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए, ये OTC प्रोडक्ट की तरह कई बार मेडिकल स्टोर वाले भी बेच देते हैं। गर्भ समापन के लिए कौन से स्थान का चयन करना चाहिए? गर्भ समापन के लिए किसी भी सरकारी संस्था का या जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा अनुमोदित प्राइवेट चिकित्सालय है, उनका ही चयन करना चाहिए, ताकि आप किसी भी गलत चीजों में ना फंसें और आपके साथ भविष्य में कोई भी जटिलता ना होने पाए। जी, अक्सर ये भी देखने में आता है कि महिलाएं स्वयं कहीं से दवाएं खा लेती हैं या जड़ी बूटी लेकर खा लेती हैं। ऐसा करने से क्या नुकसान हो सकते हैं? हाँ, गर्भ समापन की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं, या तो सर्जिकल विधि जो कि DNC होती है, या फिर गोलियों के द्वारा। जड़ी बूटी गर्भ समापन के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित तरीका नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं आपको कि उसमें है क्या, उसके हैं उसके पता चला आपको और साइड इफेक्ट हो गए, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गोलियां अगर एबॉर्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो केवल प्रशिक्षित डॉक्टर की सलाह और देख रेख में ली जानी चाहिए। ऐसा न करने से इन गोलियों से होने वाली जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है, जैसे अधिक खून आना, गर्भपात अपूर्ण रह जाना, भविष्य में संक्रमण होना। क्योंकि इन गोलियों से केवल 2 माह या 9 सप्ताह के अंदर ही बहुत ही प्रभावी होती है, तो इनका प्रयोग समय सीमा के बाहर यदि लोग करते हैं तो उससे कई बार जटिलताएं बढ़ सकती हैं। अतः गर्भपात की गोलियां केवल डॉक्टर की देखरेख में ही प्रयोग की जानी चाहिए, ना कि किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी के कहने पे खरीद के खानी चाहिए। जी, कभी कभी महिलाएं बार बार गर्भपात के लिए गोलियों का सेवन करती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? ये कितना सुरक्षित है? सबसे पहले तो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें गर्भ नियोजन का उपाय करना चाहिए। गर्भ समापन गर्भ नियोजन का तरीका नहीं है जी, बल्कि ये अनचाहा गर्भ धारण होने पर किए जा सकने वाला एक समाधान है। इसलिए बार बार गर्भपात कराने की सलाह नहीं दी जा सकती है, चाहे वो गोलियों द्वारा ही क्यों ना हो। ऐसा करने से महिला के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खून की कमी, बच्चेदानी के संक्रमण, सूजन आना, नलियों में सूजन आना, पेट में हमेशा दर्द बना रहना, इस तरह की समस्याएं भविष्य में बनी रहती हैं। जी, तो जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि गर्भपात की गोलियां केवल प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। जी, तो गर्भ समापन के साथ ही तुरंत से ही कोई ना कोई गर्भ निरोधक तरीके का इस्तेमाल भी शुरू कर देना चाहिए, ताकि अगले महीने या उसके अगले आगे की ओर गर्भ पुनः अनचाहा गर्भ ना ठहरे। जी, गर्भ समापन के बाद पुनः कितने दिनों में वो दोबारा से गर्भवती हो सकती है? ऐसे में आप हमारी महिलाओं के लिए क्या सुझाव देंगी? गर्भपात के बाद जो प्रजनन की क्षमता होती है जी, औरत में जो अंडा बनता है हर महीने, वो ज्यादातर 10 से 15 दिन में पुनः वापस आ जाता है। जी, इसका मतलब है कि गर्भ समापन के बाद अगली माहवारी आने के पहले भी महिला दोबारा गर्भवती
हो सकती है जी। इसलिए गर्भ समापन के साथ ही तुरंत ही कोई ना कोई गर्भ निरोधक उपाय का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर या एएनएम या अपने क्षेत्र की आशा बहन से संपर्क जरूर कर लें। मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और इसी के साथ ही एक बार हमारी बहनों को गर्भ निरोधक साधनों के बारे में भी बता दीजिए। जो गर्भ निरोधक साधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं जी। अस्थायी साधन और स्थायी साधन। स्थायी में महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी होती है। अस्थायी साधन जो कि हम यूज कर सकते हैं और जब चाहे रोक भी सकते हैं, उनमें ज्यादातर कंडोम का इस्तेमाल, आईयूसीडी यानी कि कॉपर टी, इंजेक्शन जो अंतरा इंजेक्शन होता है, सप्ताह में 2 बार खाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक विधि भी होती है। गर्भपात के बाद इनमें से किसी भी तरीके को अपनाया जा सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर, एएनएम या आशा बहन से संपर्क कर सकते हैं। मैम, अभी तक हमने महिलाओं को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे गर्भ से बचने के लिए, इस पर चर्चा की। लेकिन परिवार नियोजन में पुरुषों की बराबर की भागीदारी है, ऐसे में आपका उनके लिए क्या सुझाव है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुरुष प्रधान समाज की वजह से महिलाओं का बहुत ज्यादा शोषण भी कई बार हो जाता है। परिवार को लेके हर तरह की प्लानिंग, ये निर्णय में पुरुष और महिला की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। पति को भी अपनी पत्नी के साथ बैठकर आगे की प्लानिंग करनी चाहिए और उन्हें कितने बच्चे चाहिए, फिर कब चाहिए, या उन बच्चों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए। यदि ये वो दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करें कि शादी के बाद कम से कम 2 साल बाद ही पहला बच्चा हो और 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल हो, तथा दूसरे बच्चे के बाद कोई लंबे समय तक चलने वाला परिवार नियोजन का साधन अपनाएं, तो पुरुष अपनी भागीदारी निभाते हुए परिवार को खुश बना सकते हैं। उनकी जो पत्नी होगी वो स्वस्थ रहेगी तो आपका परिवार भी खुशहाल रहेगा। जी बिल्कुल, आपने अपना कीमती समय दिया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता आज का प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी और वो आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ भी ले सकेंगे। साथ ही असुरक्षित गर्भ समापन के कारण होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी, जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। एक लाइन मैं अपनी ओर से ऐड करना चाह रही हूँ। जी मैम। कि यदि कोई नाबालिग यानी कि अवयस्क माइनर 18 साल के अंदर की किशोरी गर्भपात कराने आती है तो कभी भी उसे भगाएं नहीं। कई बार डॉक्टर डरते रहते हैं कि हम फंस जाएंगे, पुलिस में ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो पॉक्सो एक्ट के तहत जी पुलिस को सूचित करना अति महत्वपूर्ण होता है, ये हम कंपलसरी है। जी किसी भी गर्भपात को चुपचाप छिपाकर ना करें। किसी भी अवयस्क बच्ची के साथ में, किसी किशोरी के साथ में पुलिस की सूचना जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त आप जो गर्भ समापन की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह फॉलो करें। मैम, आपने एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी जिक्र किया आपने कि गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन होने की स्थिति में भी एक महिला को गर्भपात का अधिकार है। इस पर मैम थोड़ा सा आप हमारे सभी श्रोताओं को बता सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन का मतलब ये है कि गर्भावस्था के दौरान यदि दुर्भाग्यवश किसी महिला के पति का देहांत हो जाए या उसका तलाक हो जाए तो ऐसे में उन महिलाओं को विशेष श्रेणी में रखा गया है और उनके गर्भ समापन की समय सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी गई है। अभी आपने बताया कि किसी भी जोड़े के द्वारा अपनाए जाने वाले परिवार नियोजन के साधन की विफलता की स्थिति में महिला गर्भपात करवा सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? 2021 में जो संशोधन के पहले जी गर्भ निरोधक तरीके के फेल होने के परिणाम स्वरूप होने वाले गर्भ धारण पर गर्भपात सेवाएं केवल विवाहित दंपति को ही दी जा सकती थी। जी लेकिन अब क्या है कि अगर महिला वयस्क है और अविवाहित जोड़ा भी है तब भी गर्भ निरोधक तरीका उनका फेल हो गया है तो वो भी इस सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। जी इस बदलाव को हम सामाजिक तौर पर भी समावेशन के रूप में देखते हैं। इससे क्या होता है कि गर्भपात की जटिलताएं, जो लोग अविवाहित महिलाएं हैं जैसे, वो फिर छुप के अबॉर्शन करा रही हैं तो विभिन्न प्रकार की जटिलताएं हो जाती हैं। अतः इन जटिलताओं को रोकने के लिए इस तरह का संशोधन बनाया गया है ताकि वयस्क महिला और अविवाहित जोड़ा भी यदि गर्भ निरोध उपाय फेल होता है तो 20 हफ्ते तक वो गर्भपात करा सकता है। जी आपने गोपनीयता के नियम के बारे में बताया,
तो क्या पहले ये नियम नहीं था? 1971 से ही गर्भपात कानून में गोपनीयता का समावेश था, लेकिन 2021 में संशोधन में इस गोपनीयता को और अधिक मजबूत बना दिया गया और जोड़ दिया गया, ताकि किसी भी महिला का यदि वो गर्भपात कराने आती है तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि गोपनीयता पर विशेष जोर देना है। किन परिस्थितियों में एक नाबालिग को गर्भपात की सेवा कानूनन दी जा सकती है? कानूनन किसी भी नाबालिग को गर्भ समापन की सेवाएं 24 सप्ताह तक दी जा सकती हैं। जी, इसमें 20 सप्ताह तक तो गर्भ समापन के लिए निर्धारित सभी परिस्थितियां जो भी लागू होती हैं उसमें गर्भ समापन किया जा सकता है। जी। अब चूंकि नाबालिग विशेष श्रेणी में आज तक आती है, इसलिए उसका गर्भ समापन की जो सीमा है वो 24 सप्ताह तक कर दी गई है और गर्भपात की सेवाएं 24 सप्ताह तक दी जा सकती हैं। अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि नाबालिग को सेवा देने में डॉक्टर जो हैं वो कतराते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं पुलिस थाने के चक्कर ना लगाने पड़े, तो ऐसे में आपकी क्या राय है डॉक्टरों के लिए? हाँ, अभी जैसा मैंने बताया पॉक्सो एक्ट के बारे में जी, तो मैं कहना चाहूंगी कि गर्भपात कानून डॉक्टर और महिला दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस कानून में नाबालिग किशोरियों के लिए गर्भपात सेवाएं सुनिश्चित करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। अतः इस कानून का पालन करते हुए जब भी सेवाएं दी जाती है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, वरना भविष्य में डॉक्टर को पेनाल्टी या जेल भी हो सकती है। जी। तो हमारी सलाह यही होगी कि जरूरी दस्तावेजों को अवश्य भरें और बिना डरे हुए नाबालिग किशोरियों को इन सेवाओं को प्रदान करें। वैसे भी ये हमारे समुदाय का सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, तो इनकी हर संभव मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को। एक बार फिर से पुनः धन्यवाद आपका। थैंक यू करिश्मा। प्रसार संस्था लखनऊ एवं आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से साझा प्रयास नेटवर्क के तहत महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार एवं सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराना है।